तो आज हम लोग एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9th की जो बुक है, इसको लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो चैप्टर है हमारे अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसको एकदम लाइन बाय लाइन शुरू करना है और यह पहली सीरीज होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। मतलब जहां जहां देखिएगा, जिधर भी देखिएगा, तो विभिन्न प्रकार का आपको वस्तु नजर आती है, ठीक है, जिनका आकार होता है, आकृति और बनावट अलग अलग होता है, ठीक। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे 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 वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। मतलब जो जो आपको दिख रहा है, जो भी वस्तुएं आपको नजर आ रही हैं, वो सिर्फ उसको पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ है वो। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी आपके क्या है, पदार्थ है। मतलब जो भी चीजें हैं वो पदार्थ हैं, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का एक द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। स्थान मतलब आयतन, ठीक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। कितने मूल तत्वों में? तो 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। मतलब भौतिक आधार पर पदार्थ के जितने भी गुण हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में, ठीक है, पढ़ेंगे। पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में। पदार्थ जो है, पहला जो है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, कण, मॉलिक्यूल्स, ठीक। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। मतलब जो भी पदार्थ हैं किससे बने हैं? कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से बने हैं। ठीक, क्रियाकलाप से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए क्रियाकलाप। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देना है, ठीक। और उसमें क्या करना है कि जो पानी है उसमें क्या करना है, नमक या शर्करा को कांच की छड़ या मदद से जल में घोल देना है, ठीक है। घोल देने के बाद जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना है कि जल का स्तर बढ़ा है कि घटा है, कि उतना ही है, ठीक है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? तो क्या होगा, जब जल के अंदर हम लोग
नमक डालेंगे तो नमक अपना एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, नमक भी पदार्थ है तो मॉलिक्यूल से बना होगा, कण से बना होगा। और जल भी क्या है, तो ये कण से मिलकर बना होगा। तो क्या होगा कि नमक का जो मॉलिक्यूल से कण है और जो जल का कण है वो क्या होंगे, आपस में समावेशित हो जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे या उसमें चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो गायब हो जाता है। देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। इसलिए ना पता चल रहा है कि पदार्थ जो है कण से बना होता है। इसलिए ना नमक का जो मॉलिक्यूल से कण जो है वो क्या हुआ है, जल के मॉलिक्यूल्स में समाहित हो गया है, मतलब उसमें जाके गायब हो गया है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई। ठीक, इससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल से बना हुआ है तभी ना घुल गई। यहाँ देखिए, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान, जो कण के बीच रिक्त स्थान है उसी में क्या होगा, जाके वो समावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समावेशित हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पदार्थ का कण है, पदार्थ का जो कण है वो उनमें रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और ये कण जो है बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक, यहाँ क्रियाकलाप देखिए 1.2 कि बोल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है, एक प्रकार का नमक है, कि 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिली पानी में घोल दे। तो अब पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में देख लीजिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, एक नमक होता है, काला और बैंगनी कलर का ये नमक होता है, साल्ट होता है। ठीक है, अब इसका यूज देखिए। तो इसका फॉर्मूला का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो KMnO4। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, याद रखना है कि KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका यूज क्या होता है, इसका जो यूज होता है घाव को साफ करने में होता है, दवाइयों के रूप में होता है। ठीक है, इसका जो इस कहाँ से प्राप्त किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, तो एक अयस्क होता है जिसका नाम है पायरो पायरोलियोसाइट। ठीक है, पायरोलियोसाइट नामक अयस्क से नामक अयस्क से पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त किया जाता है। ये किस कलर का होता है, बैंगनी और काले रंग का होता है। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे कि पानी में इसको डाल देंगे, नमक को ढेला के रूप में होता है, 2-3 ढेला ले लेंगे और इसको जब क्या करेंगे पानी में डाल देंगे तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, एकदम डार्क गुलाबी हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, देखिए गुलाबी कलर का, ये डार्क गुलाबी कलर का हो जाता है। यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। तुरंत रंगीन रंग कलर है, मतलब किस कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ठीक है, तभी ना वो क्या हो गया कि तुरंत रंगीन हो गया। बहुत सारा छोटा कण होगा, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे छोटे कण होंगे, जल में डालते ही क्या हुआ, वो रंगीन हो गया, तुरंत रंगीन हो गया। ठीक, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये कण अब छोटा भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, कण को तोड़ा नहीं जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण जो है बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे पता चला कि रिक्त स्थान होता है, तो पहले ही हम बताएं कि जब जल का जो मॉलिक्यूल्स है, कण जो है, जब उसमें हम नमक डालते हैं तो नमक का मॉलिक्यूल्स, मतलब नमक का कण जो है उसमें जाके समावेशित हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो कण में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तभी न जाके घुल जाता है उसमें नमक पानी में।
तो इससे पता चला कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि पदार्थ जो है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे पता चला कि गतिशील होते हैं? तो हम नमक परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, उसमें क्या किए हैं, उसको क्या किए हैं कि जल में डाल दिए हैं। तो क्या हुआ है, तुरंत एकदम बहुत जल्द रंगीन हो गया है। तो इसका मतलब जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तभी ना रंगीन हो गया है। तो गतिशील है, मतलब कण जो है निरंतर गतिशील है। या एक और उदाहरण ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, कोना में डाल लगा दीजिए। ठीक है, अगरबत्ती क्या है, तो पदार्थ है। पदार्थ है तो मोलिक्यूल से बना होगा। उसको हम क्या किए, जला के कोना में रख दिए और चले गए दूसरे कोने में। जैसे जलेगा तुरंत महक पहुंच जाएगा। इससे पता चला गया कि जो मोलिक्यूल्स है हमारे 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 आसपास आ गया, तो महकने लगा। इसलिए क्या होगा कि पदार्थ के कण जो हो गतिशील होते हैं। ठीक, ठीक, नेक्स्ट देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। मतलब वहां से क्या हुआ, मेरे पास आ गया है महक जो है, अगरबत्ती का महक जो है कोना में रखे हुए थे, लेकिन हम वहां पे खड़े हुए थे, दूसरे कोना में खड़े हुए थे, तो वहां पे कैसे पता चला कि महकने लगा है? तो इससे पता चल रहा है कि कण जो है गतिशील है, और गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो कण की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित, मतलब खुल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, मतलब दो विभिन्न पदार्थ हैं, उनके कणों का स्वतः स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर विसरण भी आपका तेज हो जाता है। ठीक, विसरण क्या है, तो विसरण क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में समावेशित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक, अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, पदार्थ का पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। ठीक है, मतलब पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आपस में एक, उनके बीच में क्या होता है, एक बल होता है, बल कार्य करता है। यह बल जो है कणों को क्या करता है, एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं देख लीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं, तो हम डिटेल में बता दे रहे हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, एक तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों का विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। ठीक है, कण, जितने भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उनके कणों का विभिन्न विशेषताओं के कारण क्या होता है, वो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, ठोस अवस्था क्या हो जाएगा, ठोस, जो सॉलिड है उसको देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे पेन, किताब, सुई, धागा का टुकड़ा। ठीक, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, हाँ,
एकदम हो जाएगा। अगर हम कोई बुक ले रहे हैं, उसको हम एथी कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक आकार बन जाएगा, ठीक है, स्पष्ट सीमाएं बन जाएगी, आयतन भी बन जाएगा, मतलब स्थान घेर लेगा। हम किताब ले लिए, मान लीजिए किताब ही ले लिए, हम एनसीईआरटी की 9th की जो बुक है उसको हम ले लिए और पेंसिल से उसके चारों ओर अगर चलाएंगे तो क्या बनेगा, तो एक आकार बन जाएगा। किस आकार का बनेगा, तो रेक्टेंगल के आकार का बन जाएगा। और क्या होगा कि ये स्थान भी घेर लेगा, मतलब आयतन भी है इसमें दिख दिख रहा है। तो पता चल रहा है कि पदार्थ जो ठोस अवस्था है उसमें आकार होता है, मतलब निश्चित एक आकार होता है, सीमाएं होती हैं और आयतन भी होता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, मतलब बल लगाकर इसको बल लगाइए और इसको संपीड़ित कीजिए, ठीक है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। ठोस का मतलब सॉलिड पार्ट है जिसका आकार हो, मतलब आकार निश्चित हो और आयतन हो, ठीक है, आकार हो और आयतन हो तो वो ठोस होगा, ठीक। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है, मतलब दबाने पर दबेगा नहीं, ठीक है। बड़ा बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, जितना भी बल लगाइए ठोस ज्यों का त्यों आकार बनाए रखेगा, ठीक है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। नेक्स्ट देखिए, ब्राह बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, आकार बदल जाएगा। बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी सकता है, ठीक है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, ठीक है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनके वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है।